सोचिए, भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आता है, पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है, फिर कुछ ही दिन बाद उसी आदमी के खिलाफ कुछ मिलते जुलते आरोपों पर एक और एफआईआर। अच्छा। हाँ, तो सवाल उठता है, क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? मतलब क्या एक ही मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर 2 एफआईआर हो सकती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कानूनी सवाल है। आज हम इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के आईने में। जी। हमारे पास है राजस्थान सरकार बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर मामले का जजमेंट। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और समझते हैं कि कानून की नजर में ये दूसरी एफआईआर कब जायज है, कब नहीं। मतलब वो जो सिद्धांत है ना, एक घटना एक एफआईआर, वो कहां तक जाता है? सही। तो ये मामला क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। हाँ, तो मामला ये था, राजस्थान में बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ थे सुरेंद्र सिंह राठौर। उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। पहली एफआईआर एक खास घटना पर केंद्रित थी। 4 अप्रैल 2022 की बात है। आरोप था कि कुछ व्यापारियों से बायोडीजल बिक्री और लाइसेंस रिन्यू करने के बदले रिश्वत मांगी। अच्छा, कितनी? कथित तौर पर 2 रुपए प्रति लीटर, मतलब करीब 1.5 लाख रुपए महीना, और साथ में 5 लाख रुपए एक मुश्त। ये पहली एफआईआर का सार था। ठीक है, स्पेसिफिक घटना, स्पेसिफिक आरोप। बिल्कुल। फिर इसके ठीक 10 दिन बाद 14 अप्रैल 2022 को एक दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। 10 दिन बाद ही? हाँ, ये एक पुलिस कांस्टेबल की सूचना पर आधारित थी। इसमें उसी अधिकारी मतलब सीईओ पर बायोफ्यूल पंप लाइसेंस देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप था। ओके। इसमें बिचौलिए भी शामिल बताए गए और फोन टैपिंग मतलब फोन निगरानी का भी जिक्र था। अच्छा, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दूसरी एफआईआर का दायरा बहुत बड़ा था। ये पिछले कई महीनों सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की घटनाओं को कवर कर रही थी। ओह, मतलब सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक बड़े संगठित भ्रष्टाचार या कह लीजिए एक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही थी। तो यहीं से कानूनी पेच फंसा होगा। बिल्कुल, यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू हुई। वो अधिकारी राठौर, उन्होंने दूसरी एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। और उनका तर्क क्या था? उनकी मुख्य दलील थी कि ये दूसरी एफआईआर उसी मूल मामले से जुड़ी है जिस पर पहली एफआईआर हो चुकी है। अच्छा। उन्होंने टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य जैसे जो स्थापित मामले हैं ना, हाँ। उनका हवाला दिया। हाँ, टीटी एंटनी तो लैंडमार्क केस है इस पे। जी, उसका सिद्धांत यही है कि भाई एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर दर्ज करना आमतौर पर सही नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी एफआईआर में कोई बिल्कुल नई या अलग घटना नहीं है और क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए जरूरी मंजूरी, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, वो भी नहीं ली गई थी। काफी मजबूत तर्क लग रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? और राजस्थान हाईकोर्ट ने शुरू में उनकी ये दलील मान ली। हाँ, हाईकोर्ट को लगा कि दोनों मामले काफी मिलते जुलते हैं, कम समय के अंतराल में दर्ज हुए हैं और दूसरी एफआईआर में जो पुरानी बातें बताई गई हैं उनकी जांच भी पहली एफआईआर के तहत हो सकती थी। तो उन्होंने रद्द कर दी दूसरी एफआईआर? जी, हाईकोर्ट ने दूसरी एफआईआर को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और उसे रद्द कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टीटी एंटनी केस का सिद्धांत अपनी जगह सही है कि सामान्यतः एक ही घटना के लिए दूसरी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें अपवाद हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई और महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र किया, जैसे अंजू चौधरी, उपकार सिंह, बाबू भाई, निर्मल सिंह कहलौन, और इस नियम के लचीलेपन पर जोर दिया। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां दूसरी एफआईआर जायज हो सकती है? हाँ, उन फैसलों से कुछ सिद्धांत उभर कर आते हैं। जैसे दूसरी एफआईआर तब सही हो सकती है जब वो पहली एफआईआर का काउंटर क्लेम हो, मतलब एक तरह से विरोधी पक्ष रख रही हो। ओके। या फिर जब दोनों एफआईआर का दायरा यानी स्कोप अलग हो, जांच का विषय और फैलाव अलग हो, भले वो एक ही बड़े घटनाक्रम से जुड़ी हो। अच्छा, दायरा अलग हो। जी, या जब जांच में पता चले कि पहली एफआईआर खुद किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी, या जांच में या गवाहों से ऐसे नए और अलग तथ्य सामने आए जो पहले पता ही नहीं थे।
या फिर जब घटना ही अलग हो। मूल बात है समानता का परीक्षण, जिसे टेस्ट ऑफ सेमनेस कहते हैं। समानता का परीक्षण, टेस्ट ऑफ सेमनेस। तो क्या दोनों एफआईआर वाकई एक ही अपराध या घटना के बारे में है, ये देखना होगा। बिल्कुल यही। तो इस समानता के परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह राठौर केस में कैसे लागू किया? क्या कोर्ट को लगा कि दोनों एफआईआर एक ही चीज थी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों एफआईआर का दायरा, उनका स्कोप बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था? देखिए, पहली एफआईआर एक विशिष्ट रिश्वत मांगने की घटना पर केंद्रित थी, जो 4 अप्रैल को हुई, एक खास ट्रांजैक्शन। जबकि दूसरी एफआईआर वो एक कथित व्यापक, लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के बारे में थी। सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक फैला हुआ मामला, यानी कई महीनों का पीरियड। हाँ, और इसमें लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया ही शामिल थी। तो कोर्ट के अनुसार ये समान मामला नहीं था, दायरा बहुत अलग था। तो मतलब दूसरी एफआईआर एक बड़े कैनवस पर थी। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरी एफआईआर, जो एक बड़े षड्यंत्र की जांच का आधार बन सकती है, उसे शुरू में ही रद्द कर देना जांच को अंकुरित होने से पहले ही कुचलने जैसा होगा। निप द इन्वेस्टिगेशन इन द बड। हाँ, ये तो जांच को शुरू होने से पहले ही रोकना हो गया। और ये समाज के हित में नहीं है, खासकर जब भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले हों। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दूसरी एफआईआर फायर नंबर 1312-022 को बहाल कर दिया और साथ ही जांच जल्दी पूरी करने का निर्देश भी दिया। तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि एक घटना, एक एफआईआर, ये एक सामान्य नियम तो है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर दूसरी एफआईआर का दायरा अलग है, वो किसी नए पहलू या जैसा इस केस में हुआ किसी बड़े षड्यंत्र को उजागर करती है, तो वो जायज हो सकती है। हाँ, समानता का परीक्षण और जांच का दायरा, ये यहाँ निर्णायक बन जाते हैं। ये मामला हमें दिखाता है कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है ना? बिल्कुल। कानून को लगातार व्यक्ति के अधिकारों, जैसे बार बार एक ही मामले में जांच से बचाव का अधिकार, और समाज के व्यापक हित, जैसे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों की तह तक जाने की जरूरत, इनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। ये फैसला जांच एजेंसियों को निश्चित रूप से बड़े और उलझे हुए मामलों की गहराई तक जाने का रास्ता तो दिखाता है, पर यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। कि इस लचीलेपन का, इस फ्लेक्सिबिलिटी का दुरुपयोग कैसे रोका जाए? क्या हमारे सिस्टम में ऐसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं जो ये सुनिश्चित कर सकें कि जांच एजेंसियां सिर्फ परेशान करने के इरादे से या मामूली सी बनावटी नई जानकारी के आधार पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज न कर पाएं? ये सोचने का विषय है। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इस पर विचार होना जरूरी है।